Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. From grassroots activism to Rajya Sabha, her political journey is marked by persistence, ideological conviction and years of public service. A leader shaped by organization and struggle, she represents a generation that believes politics is a tool for societal transformation. Joining us in the studio today, member of the Upper House, Medha Kulkarni ji. Ma'am, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you, Kriti ji, for calling me here. Thanks a lot, ma'am. From grassroots to the upper house of Indian Parliament, देश की सबसे बड़ी पंचायत. Take us through your political journey, ma'am. लंबी कहानी है 30 साल से काम कर रही हूँ बीजेपी के साथ और उसके पहले संघ से जुड़ी हुई हमारी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, दोनों तरफ से संघ से जुड़ी फैमिली है और लगातार एक के बाद एक काम करती आई हूँ. पहले 3 बार कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ, फिर उसके बाद एमएलए रह चुकी हूँ और महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट का पद है और ये राज्यसभा. तो बहुत लंबा फासला तय करके यहाँ तक आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा काम करने का मौका पार्टी ने मुझे दिया. और इससे और एक खुशी है मुझे कि जिस दौर में हम आज काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ऐसे समय में मुझे ये मौका मिला है कि अच्छे निर्णय, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो सामने अंदर जाकर हम उसमें सहभागी हो रहे हैं. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. तो जितना आज तक मैंने ये फासला तय करने में स्ट्रगल किया, मुझे लगता है उसका फल मुझे भी मिल रहा है और मुझे आनंद भी है इसका कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश के लिए. सामने देखते हैं कि मोदी जी ये सब करते हैं तो उनको देख के सीखने को मिलता है, तो बहुत खुशी है. मैम, आपने स्ट्रगल की बात कही, ये जानना चाहूँगी कि एज फीमेल पॉलिटिशियन, क्योंकि जब आपने शुरुआत की कॉर्पोरेटर, एमएलए, राज्यसभा, क्या क्या चैलेंजेस आए? बहुत चैलेंजेस आते हैं. जो महिलाएं काम करती है उनके लिए, कोई भी, अगर पॉलिटिक्स में ही नहीं, अगर दूसरा कोई जॉब वो करती है तो भी जितना आसानी से पुरुष घर से निकल सकते हैं उतनी आसानी से महिलाओं को बाहर निकलना इतना आसान होता नहीं है. पॉलिटिक्स में तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि घर के लोग भी इतना भरोसा नहीं करते कि ये फील्ड कैसा है. लेकिन मैं एक पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस वक्त मुझे ये मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा संगठन है जो परिवार जैसा महिलाओं को भी एकदम अच्छी तरह से ट्रीट करता है. तो मुझे जब ये मौका मिलने वाला था, पहले मैं संगठन में काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में अन्याय निवारण समिति का काम करती थी. लेकिन मुझे जब ये कहा गया कि आपको टिकट लेना है, मतलब मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, मैं मेरी फाइल लेके मुझे टिकट दीजिए कहने के लिए नहीं गई थी, पुरानी बात है. लेकिन मुझे पार्टी ने कहा कि आपको कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ना है और ये करना है. तो मेरे घर के लोगों ने भी एक विश्वास के साथ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल रहा है, पूरे परिवार की तरह वो गाइड भी करेंगे, संभालेंगे भी और काम कीजिए. और मेरे घर के लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया. हर किसी को ये भाग्य नहीं मिलता, लेकिन मेरे घर के लोगों ने, हमारे तो एक इकट्ठी फैमिली थी, बहुत सारे एकदम धार्मिक फैमिली, घर में बहुत सब कुछ होता था, फेस्टिवल्स एकदम पुराने तरीके से. मेरे घर के लोगों ने, मेरे सास ससुर ने भी मुझे ये कहा कि नहीं, आपको समाज का काम करने के लिए आपका चयन हुआ है, अब यहाँ मत आप देखिए, आप बाहर जाके काम कीजिए. तो महिलाओं के लिए यही एक पहले हर्डल ये है कि घर के लोग हो या समाज हो, इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते. मेल डोमिनेंस रहता है. लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सपोर्ट करते वक्त उन्होंने ये नहीं किया कि ये डिसीजन क्यों लिया, वो डिसीजन क्यों लिया. हालांकि मैं उनसे, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और पार्टी के भी बड़े बुजुर्गों के साथ मैं सलाह मसलत करती थी, लेकिन डिसीजन मैं लेती थी, मैं खुद काम करती थी. तो मेरे हस्बैंड ने भी ये सोचा कि नहीं, ये काम कर रही है तो इसमें इंटरफियर न किया जाए. तो ये भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि रही. लेकिन हर्डल्स बहुत आते हैं. महिला होने के नाते मन में भी कुछ ऐसा आता है कि अरे मैं घर को छोड़कर जा रही हूँ, बच्चे छोटे थे मेरे. तो पुरुषों के लिए इतनी
ये समस्या नहीं होती कि जब वो बच्चों को छोड़कर बाहर जाते हैं तो कोई उनको ताना वाना नहीं करता, लेकिन हम करते हैं तो बाहर के लोगों ने नहीं किया फिर भी हमें भी लगता है कि अरे ये क्या क्या करेंगे। तो माँ के सिवा बच्चे नहीं रह सकते, फिर भी ये सब करके संघर्ष, खुद से किया संघर्ष, समाज से किया संघर्ष, समाज के लोग भी अगर कोई यंग महिला आती है तो उससे संघर्ष करते हैं, ये क्यों आई है, हम आपको बताएंगे, वही निर्णय लीजिए आप। तो ऐसा बहुत सारा होता है, लेकिन अगर आप कार्यक्षमता से करेंगे और सब कुछ सीख के करेंगे कि नहीं मुझे ये मालूम है कि क्या करना है, तो खुद को भी तराशना पड़ता है। तो पहला संघर्ष तो खुद से होता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा संघर्ष किया और पार्टी ने आपको एक पहचान भी दी, लेकिन ये तो हो रही संघर्षों की बात। अगर हम बात करें डिफाइनिंग मोमेंट्स की, तो क्या सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट रहा आपकी पॉलिटिकल जर्नी में? मुझे लगता है कि सबसे अगर इमीडिएटली सामने आए ऐसा मोमेंट मेरा है कि मैं जब मोदी जी से मिली थी, तब मेरे पास कोई पद नहीं था। मेरी अवस्था ऐसी थी कि कोविड का समय था और कोविड के समय मैंने कुछ लिखे थे लेटर्स कि इस बारे में मुझे बात करनी है, और मैंने एक एग्जीबिशन भी लिया था महिलाओं का, तो वो सब मैंने उनके लिए लेकर गई थी। मुझे अनुमति मिली, उनकी अपॉइंटमेंट मिली मुझे, मैं इतनी घबरा गई थी कि उनसे बात कैसे करूं। उन्होंने मुझे इतना सुकून दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया बात करने के लिए। मैं एक राखी लेकर गई थी, उनको मैंने राखी बांधी। हमारी यहाँ की बचत गट की महिलाओं ने जो भी तैयार किया था उनके लिए हम गिफ्ट लेकर गए थे, वो उन्होंने देखा, मेरे पत्र पढ़े और एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे। मैं उस वक्त एमएलए नहीं थी, एमएलएशिप मेरी गई थी और दूसरा कोई पद हाथ में नहीं था। मेरी श्री कृष्ण को मिलने के लिए जैसे सुदामा जाता है, ये मेरी अवस्था थी। मैं उनसे बाकी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मालूम नहीं, वो तो भगवान है हमारे लिए। और उन्होंने मुझे बाद में जिम्मेदारी भी दे दी। मेरी जैसी महिला जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज तक काम करती आ रही है, उसे लगता है कि मेरा लाइफ देश के लिए है या मेरा लाइफ समाज के लिए है, तो मुझे अगर कुछ काम भी मिला, अगर चाइना बॉर्डर पे भी जाने को अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं जाऊंगी, लेकिन काम करना है। काम से मुझे वंचित रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कुछ काम चाहिए। तो मुझे बाद में महिला मोर्चा का काम मिला, राष्ट्रीय महिला मोर्चा का। मैं लगातार कोई ना कोई ऐसा काम संगठन का भी करती आ रही हूँ, ये भी करती आ रही हूँ। तो मुझे लगा कि लाइफ में कितने भी समस्याएं आए, हमारे नेता हमारे ऊपर पूरा ध्यान भी रखते हैं, उनके प्रति संवेदना भी रखते हैं। तो मेरी पार्टी अलग है, हमारा संगठन अलग है, वो हमें दिशा भी देता है और एक परिवार के जैसे संवेदना रखता है। तो निराश होने की कोई संभावना ही नहीं रहनी चाहिए। ये मैसेज बिना कहे उन्होंने दिया। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जिस समय में उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी और मैं मिल पाई उनसे, ये एक मेरे लिए अलग और एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं जब पॉलिटिक्स में आई तो एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन जब आपको हादसा मिलता है और हादसे के बाद फिर कोई ऐसा अचानक देवदूत जैसे मिलता है आपको, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा डिफाइनिंग मोमेंट है। बाद में भी और एक बार उनसे मिली थी मैं परिवार के साथ। इतना नॉलेज रखते हैं वो, सब का उन्होंने परिचय करके लिया, उनके फील्ड के बारे में उन्होंने पूछा और अपना भी कुछ इनपुट्स उनको दिया। मेरा बेटा तब जर्मनी में था, तो जर्मनी में क्या है भारत के लिए अपॉर्चुनिटी, ये उन्होंने पूछा। फिर मेरे बेटे ने, सौरव ने, उनसे कुछ कहा तो उन्होंने फिर उनसे डायलॉग किया। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, उनसे डायलॉग किया। मतलब परिवार के बड़े होने की पूरी जिम्मेदारी वो लेते हैं। एक कार्यकर्ता अगर उन्होंने अपना पार्टी का ये किया है, उसका चयन किया है, तो उसकी पूरी
हर तरह की जिम्मेदारी मोदी जी लेते हैं। बिल्कुल मैम, अब बात करते हैं राज्यसभा की। जी। हम देखते हैं कि आप लगातार बहुत मुद्दे उठाती हैं, चाहे वो 0R में हो और स्पेशल मेंशन में हो, सवाल भी काफ़ी आपके रहते हैं। आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने राज्यसभा के फ्लोर पर आज तक कौन सा उठाया? मैंने जो मुद्दे उठाए उसमें मुझे लगता है कि मैंने हलाल का मुद्दा जो उठाया वो मेरे हृदय से बहुत गहरा असर कर चुका था, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया। और पिछले सेशन में भी मैंने वो उठाना चाहा, लेकिन लगातार मैं एक ही 0 आवर लगा रही थी, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। फिर अगले सेशन में वही लगाया, दूसरा कोई चेंज नहीं किया। वो मुद्दा सबसे मुझे लगता है कि इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ है। जो स्टडी मैंने किया जेपीसी में, मैंने वक्फ में काम किया, वक्फ का अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें मैंने काम किया था, और बाकी भी उससे अलाइड सब्जेक्ट्स में मैं काम करती रही। तो हलाल एक सेकंड इकोनॉमी बनने जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन की जो सिस्टम है वो। तो उससे जुड़ा मैंने ये मुद्दा उठाया कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हिंदू है, हिंदू लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको ये कंपलसरी क्यों किया जा रहा है हलाल वाला मीट खाना। तो इससे संबंधित मैंने मुद्दा उठाया। दूसरी बात, ये वुड है, ये ग्लास है, इसको भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो नॉन एडिबल आइटम्स है उसको हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, ये मेरा मुद्दा था। और जो हलाल पर बिलीव करते हैं, ऐसी श्रद्धा रखने वालों के लिए अगर हलाल सर्टिफिकेशन का कोई मीट होना चाहिए तो उसका सर्टिफिकेशन का अधिकार FSSAI को होना चाहिए, ना कि किसी अलग संस्था को। उसका फंडिंग भी FSSAI को जाना चाहिए। ये मेरा मुद्दा था कि गवर्नमेंट की अपनी एक एजेंसी है, प्रमाणन व्यवस्था है, तो ऐसे प्रमाणन व्यवस्था ने ही ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए और उसका फंडिंग केवल गवर्नमेंट की तिजोरी में ही जाना चाहिए। ये मेरा कंसर्न था, ये मेरा मुद्दा था। बाकी मैंने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए। एक मैंने मुद्दा उठाया था पिछले सेशन में, हमारे हिंदू डेटीज़ जी के AI के चित्र बनाकर या वीडियोस बनाकर अश्लील कृत्य करने वाले ऐसे कुछ परधर्मीय लोग दिखाए गए हैं और बिल्कुल ही प्रताड़ना हो रही है, एक धर्म की हानि हो रही है। नवरात्रि में जब हम कहते हैं कि अलग अलग नाम होते हैं हर देवी के, जैसे कि शैलपुत्री, तो बिल्कुल नाम देकर डेटी का फिर उनके साथ कुछ गलत बर्ताव, ऐसे वीडियोस पॉर्न साइट्स बनाए गए हैं। तो मैंने वो गृह मंत्री महोदय से भी मिलकर ये कहा, फाइल भी दी और मुद्दा भी उठाया था, और शासन उस पर काम कर रहा है। बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स हैं उसमें, तो मुझे घिन आती है ऐसे हैंडल्स क्रिएट करने वालों के ऊपर कि दूसरे धर्म के ऊपर ये हानि पहुंचाना और महिलाओं के ऊपर भी। तो ये क्या है? तो शासन उस पर काम कर रहा है। ये मैंने बहुत सारे ऐसे साइट्स के लिंक्स वगैरह सब कुछ दिया था। बिल्कुल मैम, और चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी कि पहला तो क्या मैसेज है आपका उन महिलाओं को जो राजनीति में आना चाहती हैं, जो पब्लिक लाइफ में आना चाहती हैं, और पार्लियामेंट को हम और इफ़ेक्टिव फॉर डिस्कशन एज फार विमेंस रिप्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न, वो कैसे और बनाया जा सकता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। देखिए, माननीय मोदी जी ने जो अभी नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है उसमें फर्स्ट बिल कौन सा पारित किया, तो महिला रिजर्वेशन का। कितनी बार वो आके गया संसद में, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। इसके पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो है ही। तो महिलाओं को ये आरक्षण का प्रावधान हो रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में आ रही हैं। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि विमेन इन पॉलिटिक्स से बढ़कर विमेन लेड पॉलिटिक्स बिल्कुल में लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेरी महिलाओं को भी एक रिक्वेस्ट है कि खुद को भी थोड़ा और तैयार करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल महिलाओं के लिए काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है जी। महिला रिजर्वेशन आया है और महिला आएंगे पॉलिटिक्स में और ज़्यादा परसेंटेज में, लेकिन केवल परसेंटेज बढ़ने से प्रभाव नहीं होगा। सही बात है। परसेंटेज के साथ साथ आपको आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका परफॉर्मेंस,
स्टडी सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज नहीं आता। बहुत सारे बार हम देखते हैं, हम ग्रामीण एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो भी ऐसा समझ में आता है। परसों ही मेरे पास एक डेलीगेशन आया था एक गांव के सरपंच की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं सरपंच हूँ और हमें ये बजट आप दे दीजिए, निधि आपका दे दीजिए, ये करना है। तो मैंने कहा कि क्या करना है, कौन है सरपंच? तो लेटर पे तो नाम महिला का था, लेकिन उस डेलीगेशन में कोई महिला नहीं थी। तो मैंने उनको पूछा कि कहाँ है ये दीदी? तो उन्होंने कहा नहीं, वो घर में है। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि आपके पास से डेलीगेशन आया है और ये डिमांड कर रहे हैं कि क्या है ये काम, क्या है, मुझे आप बताइए। तो बोले कि मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड को पूछ के मैं बताती हूँ। तो दोनों तरफ से, जैसे कि सरकारी जिम्मेदारी ले रही है कि रिजर्वेशन लाए, आपको चांसेस दे रही है, संधि मिल रही है, तो उसका ये करने का काम खुद को भी करना पड़ेगा कि अगर आप उस पोजीशन पे हो तो ना कि आप प्रॉक्सी बनकर बने बस यहाँ वहाँ बैठे, तो आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, खूब स्टडी करना पड़ेगा। आपका एरिया का क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ। और आपको उसका स्टडी करके आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लोगों को प्रभावित करना भी होता है। तो ये सब करने से मुझे लगता है कि महिलाएं आगे जाएंगी। और हर पार्टी को यह है कि उनको नेतृत्व भी देना चाहिए, ना कि केवल सुने हाथ ऊपर करने के लिए महिलाओं की संख्या बढ़ाएगी, ऐसे नहीं। जैसे कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने अब 9वीं बार निर्मला जी ने वित्त बजट रखा, तो इतना अच्छा चांस देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है, पार्टी रेडी है और महिला भी रेडी है। निर्मला जी भी उस पर काम कर रही है, तो भी वो प्रूव कर पाई ना जी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। हमें भी आपको खुद को तराशना पड़ेगा और अलग अलग पार्टियों, हमारी पार्टी तो दे रही है, अलग अलग पार्टियों को भी खुद को ऐसा सोचना पड़ेगा। समाज को सोचना चाहिए कि अगर ये खुद इसमें पॉलिटिक्स में आई है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि रिजर्वेशन चेंज हो जाता है तो पुरुष को मिलता है, रिजर्वेशन चेंज हो जाता है महिलाओं को मिलता है, तो वहाँ की कार्यकर्ता को नहीं मिलता। उस जो पुरुष कार्यकर्ता है उसकी वाइफ को या बहन को या माँ को भी कभी कभी मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो वहाँ की कार्यकर्ता है, जो काम कर रही है, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं मेरी बात कहती हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे जब कॉरपोरेटर का टिकट दिया गया था तब उस वक्त रिजर्वेशन नहीं था। मैं बड़े बड़े लोगों को कॉम्पीट करके फिर मैं जीत के आई। ये भरोसा लोगों का मेरे ऊपर था। ये ऐसा नहीं है कि हर बार लोग आपको महिलाएं महिलाएं ऐसा देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल ठीक बात। खुद को भी कभी कभी भूलना चाहिए कि हम महिलाएं हैं, क्या है। सही बात है, बिल्कुल। ये क्यों हर बार थोड़ी याद रखना है, एक बार ठीक है। बिल्कुल। ऑन दैट वेरी वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव नोट, thank you so much for talking to us. It was a pleasure talking to you, ma'am. Thank you, Kriti ji. Thank you so much. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.